फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल की तरफ आपका स्वागत है। और हम सर्वर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर हम दोनों सर्वर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स दोनों के बारे में। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पिछले वीडियो से मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था कि अगर आपको पढ़ना है तो इन सभी की जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी हमारे वीडियोस है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि फॉरेस्ट और डोमेन कंट्रोल 2003 और 8 में क्या फ़र्क है। सर्वर इंस्टॉलेशन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। सर्वर इंस्टॉल ऐसे डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती, चाहे लिनक्स हो, चाहे विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी हो। तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इंस्टॉलेशन ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं होती, इसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो पहले कंपनी का नेम वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ब्रांच हो, कोई भी हो, या फिर गवर्नमेंट हो, जो भी आप सिस्टम बनाए उसका कोई नेम इम्पोर्टेंट होता है और वही से इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पूरे वर्ल्ड उसी से जाना जाता है। दूसरा होता है हमारा कि जीमेल, हमें खास हमारा ऑफिशियल जीमेल होना चाहिए। ओके। तीसरा हमारा इन सभी रजिस्टर्स करने पड़ते हैं हमारे, और डोमेन को परचेज़ करना पड़ता है, रजिस्टर करना होता है डोमेन को। तो जैसे आप 1 साल का लेते हो तो 1 साल का क्या आपका पे करना पड़ता है। ओके। चौथी मेन चीज़ कि परचेज़ हमें आईपी एड्रेस करनी होती है, इंटरनेट हाई स्पीड करनी होती है। पाँचवीं का आईपी एड्रेस फिक्स करनी है, सेटअप करना है, और भी बहुत सी चीज़ें जो होती है। छठी सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लेनी होती है, वो भी समझाऊंगा। इन सभी की कंप्लीट हमें चीज़ें ज़रूरी होती है, तब जाके हमें फिर बाद में हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, इसे डायरेक्टली नहीं होता। तो इन सभी के अंदर से अभी तो हम इस वाले वीडियो को समझ रहे हैं कि हमें परचेस आईपी एड्रेस वगैरह जो होता है वो हमें देखनी होती है। ओके। फिर आगे हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस फिक्स और सेटअप जो है पब्लिक या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी कैसे करती है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी इस वाले सिस्टम हम देखते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंट क्या है। आगे जाके देखते हैं कि हमारा कंपनी जो होती है, जो मैंने इस वीडियो को बता दिया था किस तरह से नेम वगैरह, जीमेल वगैरह ऑफिशियली, और भी इसके अंदर क्या चीज़ें, ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तीसरा जो होता है वो डोमेन क्या होता है, डोमेन की वगैरह सिस्टम्स वगैरह समझाया था मैंने आपको। ये वीडियो जाकर देख लीजिए। डोमेन को कैसे चेक करना होता है ये भी जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स होते हैं ये, जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के हमारे होते हैं। ओके। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इन सभी जो नॉलेज होगी तभी आपको पता चलेगा। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि परचेस आईपी एड्रेस हमें क्यों करना पड़ता है। कि एक सर्वर रूम है, मतलब कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपने 4 पार्ट बनाए हैं, जिनमें सर्वर रूम है। पहला जो है जनरेटर है, दूसरा है वीडियो, और तीसरा है मैन पावर, या फिर एक भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह से एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर किस तरह से आपके सिस्टम को, रूम को रखना है। ओके। तो अगर आपने कनेक्शन लिया है, इंटरनेट की हाई स्पीड ली है, तो पिछले वीडियोस में जो भी मैंने बताया था वो जाकर देख लीजिए, तो आप रखते हो। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा सर्वर बन जाता है कि 1 सेकंड भी अब जो है आपको ऑफलाइन नहीं होना, या फिर इंटरनेट नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम 2 कनेक्शन तो होने चाहिए। इसको लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं हम। 1 साल का कितना Gbps का होता है, वो जब हम लेते हैं तब हमारा कोई भी टेलीकॉम कंपनी होती है वो कनेक्शन देती है। हमेशा फाइबर ऑप्टिकल केबल का कनेक्शन सीधा आपके सिस्टम की सर्वर रूम तक आना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी कंपनी हो, इसकी फाइबर केबल जो अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर मैं आपको बताया था कि कनेक्शन का टाइप कौन से होने चाहिए। मैंने आपको ये नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा, और कितने आईपी एड्रेस की ज़रूरत है ये भी देखना चाहिए। राउटर अगर आप अपना खुद का रखोगे फाइबर ऑप्टिकल का तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और वो राउटर का मैक आईडी या मैक एड्रेस जो है वो कंपनी को दोगे। ओके। कि मुझे में हमारा ये राउटर है, और इस राउटर के अंदर जो है आपका आईपी एड्रेस जो है चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैक आईडी या मैक सिस्टम जो है आईपी एड्रेस आप क्या कर सकते हो, बिल्ड कर देते हो। तो आपका आईपी एड्रेस एक इम्पोर्टेंट
आईपी एड्रेस बन जाता है। तो आपको पहले ये लेनी है कि प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, तो फाइबर केबल जो होता है वो पूरा हमारा सर्वर रूम्स के अंदर बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, वो फाइबर कनेक्शन से कनेक्ट किए गए हैं। कैसे कनेक्शन करना होता है वो मैंने सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा दिया। सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत कुछ आपको मैंने समझाया है कि कनेक्शन करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, कनेक्शन करते वक्त आपके ये रूम्स कैसे होने चाहिए, वो सब कुछ जो है नेटवर्क के अंदर भी समझाया है। लैन कनेक्शन कैसे करते हैं, फिर वैन कनेक्शन क्या होता है, वैन क्या होता है, वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए। फिर बाद में सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आइए। ओके, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे जाके देखते हैं कि 1 Gbps यहाँ पर भी वो आ रही है नहीं आ रही, वो आपको कोई सिंपल कंप्यूटर ले लेना है, उसके अंदर कनेक्शन करना है और उसकी टेस्टिंग कर लेनी है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये आईपी एड्रेस इम्पोर्टेंट होती है। हमेशा फाइबर स्विच ही रखें, हो सके तो बेहतर। अच्छा बजट है, बजट की कोई कमी नहीं है तो क्यों एसएफपी स्विच लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि एसएफपी स्विच जो है वो रखिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, और फायरवॉल से ही फिर आप रखिए। तो ये कैसे होता है सर्वर रूम के अंदर नेटवर्किंग वगैरह, तो वो जाकर पिछले वीडियोस में देख लीजिए। और ज़्यादातर सर्वर नेटवर्क के बारे में, सर्वर का नेटवर्क कैसे बनाते हैं, तो सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बेहतर तरीके से मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है यहाँ पर। ओके, फिर स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस दोनों मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आज हम देखेंगे कि कंपनीज जो होती है क्यों हमारा आईपी एड्रेस लेती है, या फिर आईपी एड्रेस क्यों लेती है, और क्यों कितने रीज़न के अंदर वो ऐड किया होता है, मतलब कि इसके कौन कौन से रीज़न होते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कितने रीज़न होते हैं अगर हम आईपी एड्रेस लेते हैं तो, परचेस करते हैं तो टेलीकॉम कंपनी ही हमें देती है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, हमें आईपी एड्रेस परचेस करनी है, आईपी एड्रेस प्राइवेट रहना चाहिए इस तरह से, तो वो उन हिसाब से जो वो रखते हैं वो अपने राउटर के हिसाब से। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम आगे इस सिस्टम्स को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेट चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी।
थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है, नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं या फिर हमारी टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, तो कंपनी जब भी कोई आईपी एड्रेस हमें चाहिए होता है तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे कितने और किस तरह की। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह का नेटवर्क कनेक्शन रखते हो। ईथरनेट पहले पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद फाइबर टेक्नोलॉजी आई। तो कंपनी जब कोई भी आईपी एड्रेस परचेस करती है या फिर आईपी हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उन आईपी एड्रेस की जितनी भी रेंज है, रेंज का मतलब कि अगर मैं कोई एक आईपी पर्टिकुलर एक सिस्टम्स का लेता हूँ तो मुझे कितने आईपी एड्रेस मिलेगी। ओके, और मुझे प्राइवेट आईपी लेनी है कि पब्लिक आईपी एड्रेस रखनी है, ये सब कुछ जो है वो सब कुछ चीज़ें रखनी है। तो आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर आईपी एड्रेस की पूरी जानकारी मैंने दी है। सबनेटिंग वगैरह क्या होती है, सबनेट कैसे करते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, आईपी एड्रेस की कितनी बीट्स होती है, ये सब कुछ जो है डिटेल में मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझाया है। तो कंपनी जब भी कोई आईपी एड्रेस लेती है तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि कितने आईपी एड्रेस उसके हिसाब से निकलेंगे। तो इसको हम आगे हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस के लिए हम लेते हैं। लेकिन बेसिकली जितना भी आपका कोई भी नेटवर्क चल रहा है, आज के टाइम के अंदर ईथरनेट टेक्नोलॉजी चल रही है, ईथरनेट सिस्टम चल रही है, तो आप
फ्यूचर में अगर चाहते हो कि बेहतर तरीके से आपका रिप्लाई और अच्छी टेक्नोलॉजी चले, तो आप जो है इस ईथरनेट स्विच को निकाल कर, ईथरनेट सिस्टम्स को निकाल कर आप फाइबर ऑप्टिकल स्विच पर चले जाइए। अगर बजट आपका अच्छा निकलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जितने भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि स्विच जो होती है वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होती है नेटवर्क के लिए। और अगर हम देखने जाए तो जितने भी हमारे आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस के सिस्टम्स या आईपी एड्रेस की टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 12 पोर्ट है और यहाँ पर 12 पोर्ट मतलब कि 24 आप कंप्यूटर इसके अंदर कनेक्शन कर सकते हो। तो हर कंप्यूटर के लिए आईपी एड्रेस जो है वो चाहिए होगा। ओके, ऊपर से स्विच अगर ये मैनेजेबल है तो स्विच की भी खुद की अपनी एक आपको आईपी एड्रेस रखनी होती है। जो अगर मैनेजेबल स्विच है या मैनेजेबल सिस्टम्स है तो स्विच की भी अपनी खुद की आईपी एड्रेस आपको एंटर करनी पड़ेगी। तो इन सभी की एक लिस्ट हम बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी आईपी किसको मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं या कंप्यूटर के सिस्टम्स होती है, जितने भी हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा कंप्यूटर की मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम्स जो होती है, सर्वर के अंदर मेन मास्टर स्विच, सेकंड से और स्लेव स्विच, ये सब कुछ मैं स्विच की टेक्नोलॉजी के अंदर समझाया था। वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई है, लेकिन कनेक्शन कैसे करने होते हैं, कैटलिस्ट स्विच क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी वगैरह सिस्को में बताया है। सिस्को में मैंने आपको सब कुछ समझाया है कि स्विच को किस तरह से आपको कनेक्शन के कनेक्ट करने के बाद कंसोल पोर्ट के अंदर आपको एंटर करने के बाद आपको किसी सिस्टम्स को यूज़ करना है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंपनीज के अंदर आईपी एड्रेस हम रखते हैं, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट होती है कि कितने हमारे कंप्यूटर यूज़ होंगे, कौन कौन से कंप्यूटर के अंदर किस तरह की आईपी एड्रेस होती है और कितने आईपी एड्रेस हमें मिलेगी। उसको हम सबनेटिंग वगैरह में करते हुए फिर यहाँ पर कनेक्शन हम करते हैं। ओके, ये ईथरनेट पोर्ट है, देख सकते हो ईथरनेट टेक्नोलॉजी की स्विच है। अभी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा स्विच के ऊपर लोड बढ़ेगा। स्विच की कैपेसिटी अगर इस तरह की यहाँ देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूँ कहे कि 1 Gbps या तो फिर हो सके तो आप 100 Mbps की आपको स्पीड मिलेगी, ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। अब इसमें होता क्या है कि अगर सर्वर का कोई कनेक्शन से मान के चलते हो कि ये पहले स्विच में सर्वर्स कनेक्ट किए गए हैं और दूसरे स्विच में भी कुछ सर्वर्स और राउटर्स वगैरह कनेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जहाँ पर इन दोनों स्विच से बहुत ज़्यादा लोड बढ़ेगा, स्पीड कम हो जाएगी। ऊपर से आपकी और भी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है कनेक्ट है। तो ऐसे में क्या होते हैं कि अगर जैसे जैसे आपके कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, कनेक्शंस बढ़ते हैं, तो उसका भी ट्रैफिक आएगा। तो ईथरनेट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बैंडविड्थ जो होती है वो डाउन होने लगती है। तो ईथरनेट की पहले ये दूसरा इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है कि दूसरे का जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो लोड जो है, मतलब कि पब्लिक अपन मान के चलते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन रखा और ये हमारी सामने मान के चलते हैं कि 1 और 2 और 3 कोई कनेक्शन रखा हुआ है। ओके, 46 और 43 और 42 नंबर की आप देख सकते हो कि पिन के अंदर आपने रखा हुआ है। तो 43 के अंदर, 46 के अंदर, 45 के अंदर, ये 3 के अंदर इंटरनेट कनेक्शन रखा हुआ है। तो अब वो इंटरनेट के कारण भी जो है वो ट्रैफिक बढ़ेगा, तो स्पीड जो है वो ऑब्वियसली कम होने लगेगी क्योंकि आप ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 100 मीटर से ज़्यादा आपका लेंथ होगी ईथरनेट की, तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। स्पीड जो है 10 Mbps हो जाएगी 100 Mbps से। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, तो हमेशा हम कैटलिस्ट स्विच जो हम यूज़ करते हैं, अगर कोई भी हम स्टैक नेट कोडिंग करते हैं, ओके, तो कैटलिस्ट इसको मैनेजेबल स्विच मैंने आपको बताया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
तो इस तरीके से हम जो है ये स्टैक नेटवर्किंग करते हैं। ओके, और ये जो है रिंग टोपोलॉजी के हिसाब से हम कनेक्शन करते हैं। ओके, अब ये क्या होता है कि एक ही कंपनी की, एक ही मॉडल की, एक ही सिस्टम जो होती है, हम जो है ये सिस्टम बनाते हैं। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा स्टैकिंग कैसे करनी होती है, वो आपको आगे नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम के अंदर। फिर एक अगर इस तरह की कैटलिस्ट स्विच आपको नहीं है और आपके पास नहीं है, तो कुछ ऐसी एडवांस स्विच आती है जो आपको करनी है और यूज़ करनी है कैटलिस्ट स्विच की तरह। तो फाइबर पे आपके पास स्पेशल पोर्ट होते हैं, फाइबर पोर्ट होते हैं। ओके, तो ये फाइबर पोर्ट होते हैं, जैसे तो ये फाइबर पोर्ट कनेक्टिविटी है। इससे होता क्या है कि मान के चलते हैं कि 24 पोर्ट का मतलब कि ये 48 पोर्ट की एक स्विच है। इन 48 पोर्ट की स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 इस तरह से नहीं रखते हुए ऐसी स्विच बनानी है जिनमें पूरी स्विच एक ही हो, लेकिन पोर्ट की लिस्ट भी एक ही हो जाए, मतलब पूरी स्विच एक हो जाए। भले अलग अलग है, फिजिकली आपको अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन लॉजिकली जो हम स्टैकिंग सेटिंग्स करते हैं, स्टैक नेटवर्किंग करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टैक नेटवर्किंग कैसे करनी होती है, सिस्को के अंदर जाकर देख लीजिए। तो ये जो है आपको स्टैकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको जो है मिलता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो है ये स्टैक नेटवर्क के लिए स्टैक केबल आते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम से हम यूज करते हैं। ओके, एक दूसरे के अंदर। ओके, जिनमें TX होता है और दूसरा होता है RX। तो TX जो होगा वो RX में केबल जाएगा, TX होगा वो RX में केबल जाएगा, TX भी RX, इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट, क्योंकि ईथरनेट टेक्नोलॉजी हो काफ़ी पुरानी है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 Gbps देगी, लेकिन और ज़्यादा स्पीड नहीं देगी। अब मान के चलते हैं कि अब ऐसा सर्वर जो है या फिर और भी पब्लिक है, जैसे जैसे हम कनेक्शन करते जाएंगे IP एड्रेस हमें देना पड़ता होता है। ओके, IP एड्रेस हमें उसको एंटर करना होता है। तो अगर एक मास्टर स्विच है, ये वाली पहले वाली मास्टर स्विच है, तो मास्टर स्विच के अंदर एक दूसरी होती है सेकेंडरी स्विच। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ गया या ये डैमेज हो गया, इसके अंदर पावर नहीं चल रहा या कोई शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो, XYZ ये बंद हो गई, तो दूसरी जो होगी वो ऑटोमेटिकली मास्टर बन जाएगी। फिर ये जितने भी उसके अलावा जो ये स्लेव होती है, ओके, उसकी वेटिंग्स के अंदर। कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी स्विचेस होती है वो सर्वर के साथ ही हम फिट करते हैं, लेकिन जो है मेन होती है मास्टर स्विच। अब मास्टर स्विच में ही स्पीड कम है, मास्टर स्विच ही इतनी लोड ले रही है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, बाकी और भी जो है टेक्नोलॉजी की स्विच के अंदर डाउन हो जाएगा, नेटवर्क जो है आपका कनेक्शन कम आएगा। तो ये जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने, हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, हम VPN क्रिएट करते हैं, हम इसके अंदर SSH से भी रिमोट लॉगिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे स्विच को जो है हम एक कह सकते हो कि कम्युनिकेटिंग के लिए कोई पोर्ट को हमें फॉरवर्ड करवाना है, कोई पोर्ट को हमें ब्लॉक करना है, ये भी हम करते हैं, लेकिन वो मैनेजेबल स्विच के अंदर ही होता है। ओके, तो कोई भी कंपनी की हो, सिस्को की हो, D-Link हो, जितने भी हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिस्को कंपनी की स्विच लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है काफ़ी बेहतर तरीके से ये शुरुआत और परफेक्ट तरीके से हमारे स्टैकिंग करने के लिए ईजी होता है। और अगर दूसरी लेते हैं तो उस स्टैकिंग के लिए आपको जो है 802.1G का एक प्रोटोकॉल आता है, वो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, तभी जो है स्विच कॉन्फ़िगर कर पाएगी। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैनेजेबल स्विच में ज़्यादातर की होते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिशन करना होता है। ओके, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे आपका कंप्यूटर्स बढ़ते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, तो नेटवर्क का लोड बढ़ता है, सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता है, क्योंकि आपकी स्विच जो है वो उतनी स्पीड जो है खो चुकी है, स्पीड जो है वो नहीं दे रही। तो अब आपके पास अच्छा बजट है, अच्छा सिस्टम्स है, अच्छा सिस्टम्स के अलावा आपको अच्छी तरह से कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो हर कोई कंप्यूटर के अंदर आप ध्यान से देखोगे कि जितनी भी हमारे कंप्यूटर के हम कनेक्शन करते हैं, इन सभी के अपनी अपनी IP एड्रेस के हिसाब से ही हमारा डेटा कम्युनिकेट होता है। तुमने कहा था कि
हमारा सर्वर जो होता है वो 4 आईपी एड्रेस इम्पोर्टेंट होती है, मतलब कि 4, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है, 4 इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। पहला तो खुद का आईपी एड्रेस होता है वो, दूसरा होता है सबनेट मार्क, तीसरा होता है गेटवे और चौथा होता है हमारा डीएनएस एड्रेस, जो कि खुद ही हमारा जो एक सिस्टम सर्वर जो होता है वो देता है। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप जो भी आईपी एड्रेस दे रहे हैं, आईपी एड्रेस की टेक्नोलॉजी एंटर कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका कंप्यूटर जो है, आपका सिस्टम जो है, आपका नेटवर्क जो है, वो एक ऐसा लेवल्स पर काम करता है, ऐसा सिस्टम्स के अंदर काम करता है जिनमें सिर्फ आपका ईथरनेट चलता है। ओके, अभी ईथरनेट की मैंने कहा कि ईथरनेट के अंदर आपको आईपी एड्रेस वगैरह डालने होते हैं, भी फाइबर में भी आईपी एड्रेस वगैरह डालने होते हैं, सभी कोई भी कनेक्शन। लेकिन स्पीड की मैंने इंपॉर्टेंट बात करें तो आपका ईथरनेट स्पीड नहीं देता है। तो अगर डेटा सेंटर्स हो गए, डेटा सेंटर्स के सर्वर्स हो गए, आपकी डेटा सेंटर्स के साथ एरे सर्वर्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स रखे आपने कि एप्लीकेशन सर्वर हो गया, प्राइमरी सर्वर हो गया, सेकेंडरी सर्वर हो गया, आरओडीसी सर्वर हो गया, फिर आपका बैकअप सर्वर हो गया। ये इतने सारे सर्वर्स जो होते हैं वो मेन स्विच से कनेक्ट हुए होते हैं, तो वो जो स्पीड जो होती है वो बहुत कम होने के कारण, लोड बढ़ने के कारण जो है वो स्पीड बहुत ही डाउन चलती है। अब वो सिर्फ 3 Mbps 5 Mbps, तो ऐसे में जो है काफ़ी लोड बढ़ता है आपके स्विच के ऊपर। दूसरा कि और भी दूसरे सर्वर्स के साथ साथ जुड़े हुए डिवाइसेस होते हैं, दूसरी और स्विचेस कनेक्ट होती है, दूसरे और कम्युनिकेशन कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, रिमोट एक्सेस करने वाले कंप्यूटर होते हैं, और भी ब्रांच के कंप्यूटर आपके मेन सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। वो डेटा आपके सीधा ट्रांसफ़र होकर आपके सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आता है, तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो बिजी चलने लगता है, बहुत स्लो चलने लगता है। तो अब करे तो करे क्या, इसमें मेन चीज़ होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा जो सिस्टम जो होता है वो हमारा ईथरनेट चलता है, तो उसको अब चेंज करो सीधा आप ईथरनेट से फाइबर सिस्टम की तरफ। फाइबर टेक्नोलॉजी काफ़ी बेस्ट होती है, फाइबर स्विच होती है काफ़ी बेहतर तरीके से होती है, और फाइबर टेक्नोलॉजी की स्विच के अंदर आप सिस्को का लोगे तो बेहतर अच्छा रहता है। ओके, देख सकते हो कि ये सामने आपके सामने जो है 3 स्विच है, 1 2 और 3, 3 स्विचेस हैं। कहने का मतलब है कि फाइबर ऑप्टिकल स्विच जो होती है काफ़ी आपको 10 Gbps से भी ज़्यादा 40 GB तक जा सकती हो। तो ये जो है स्विचेस जो होती है काफ़ी बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन करने का, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो कम्युनिकेटिंग करने के लिए जो होती है वो सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर से जो है QSFP पोर्ट आपको दिया जाता है, देख सकते हो। ओके, तो हो सके SFP स्विच से अच्छा एक और आपको स्विच में सजेस्ट करूँगा, QSFP नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, QSFP स्विच होती है, इससे भी आगे की हाई लेवल की स्विचेस होती है। तो मास्टर स्विच जो होती है, सेकेंडरी स्विच, 3 स्विच ऐसे लीजिए। अच्छा नेटवर्क बनाना है, बेहतर नेटवर्क बनाना है, फाइबर ऑप्टिकल पर जाना है, तो फाइबर ऑप्टिकल के लिए फाइबर ऑप्टिकल स्विच लगानी ही पड़ेगी, और पूरा नेटवर्क जो है ईथरनेट की जगह पर फाइबर पर ले जाओ। ओके, तो वो मैंने बताया कि फाइबर ऑप्टिकल स्विच क्या होती है। स्विच को सर्वर रैक लगाने से पहले कंसोल पोर्ट में कंसोल कनेक्शन लगाने के बाद ही उसके अंदर सेटिंग्स करनी है, परफेक्ट करना है। कंसोल पोर्ट से आपको जो भी सिक्योरिटी देनी है, फीचर्स डालना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको सिस्को की मैंने वीडियो के अंदर समझाया कि सिस्को के अंदर कैसे स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, सिक्योरिटी कैसे देनी है, मैनेजेबल स्विच क्या होती है, स्लेव सर्विस क्या होती है, सब कुछ जो है मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, तो ये जाकर देखिए, समझिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ऑलमोस्ट तो कंपनीज जब होती है वो ऐसा कम्प्लीटली क्यों हमारा आईपी एड्रेस बाय करती है, अभी ये हम समझेंगे। ओके, तो फाइबर ऑप्टिकल स्विचेस आपने अच्छी तरह से ली हुई है तो अच्छा आपका नेटवर्क होगा, वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और सर्वर नेटवर्क के अंदर मैंने आपको समझाया कि फाइबर ऑप्टिकल अगर आप रूम बनाते हो, कनेक्शन बनाते हो, तो नेटवर्किंग के अंदर कैसे आपको जो है स्विचेस कनेक्शन करनी है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो पहला जो हमारा जो होता है, हम कंपनी के अंदर हम आईपी एड्रेस लेते हैं तो कौन सा रीज़न होता है, तो पहला होता है रीज़न सिक्योरिटी।
जब कोई आईपी एड्रेस हम लेते हैं और उस आईपी एड्रेस का हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस रखना होता है, या फिर यूँ कहे कि जियो जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी होती है, वो क्या करती है कि अपने आईपी एड्रेस का डीएचसीपी सर्वर उनके पास होते हैं। ओके, उनके डीएचसीपी सर्वर्स के अंदर उनका नेटवर्क खुद का अलग से होता है। उन खुद के अलग से नेटवर्क्स के अंदर आईपी एड्रेस, जैसे कि जियो कंपनी या फिर आप कह सकती हो कि और भी बहुत सारे कंपनी, जैसे कि जियो हो गई, हमारी एयरटेल हो गई, ये से, तो वो जो है वो किसी दूसरे सिस्टम से आईपी एड्रेस लेती है, ये आईपी एड्रेस लेती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IANA। मैंने आपको बताया था IANA क्या होता है। तो IANA जो होता है पूरे नेटवर्क को, पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क के अंदर जो होती है वो कंट्रोल करती है। अब LIR जो होता है, लोकल अथॉरिटी नंबर रीजन जो होती है, लोकल हमारा जो होता है आर। ओके, तो IANA के अंदर दो पार्ट रखे हुए हैं। ओके, मैं आपको आगे जाके जब IANA क्या होता है, IANA की सिस्टम कहाँ से शुरू हुई थी, ये भी बताऊंगा। नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सर्वर्स को देखते हुए फिर से एक और नया वीडियो बनाऊंगा IANA का। तो अगर हम देखने जाएँ तो वो IANA जो होती है, अगर मुझे कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी या कनेक्शन चाहिए, जैसे कि जियो जैसी कंपनी हो गई, एयरटेल जैसी कंपनी होती है, तो वो जो है वो देखती है कि अगर मैं आपको यह आईपी एड्रेस देता हूँ, तो वो जो है कंपनी, जियो जैसी कंपनी जो होती है, वो देखती है कि कितने में आईपी एड्रेस यूज़ कर सकती है। आईपी वर्जन 4 मैंने पिछले बताया था कि आईपी वर्जन 4 जो होती है वो आज के टाइम के अंदर जो है वो बहुत सारे डिवाइस होने के कारण ख़त्म होने को आई है, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो यूज़फुल हो चुकी है। लेकिन उसकी जगह पर आईपी वर्जन 6 हम यूज़ करते हैं। आईपी वर्जन 6 जो होता है वो काफ़ी अल्फ़ाबेट नंबर्स के अंदर आते हैं, और इसकी 128 बिट की जो सीक्वेंस सेटअप की हुई है, तो वो बाद में हम बात करेंगे। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि आईपी एड्रेस जो होती है वो लेने से क्या हमारे फ़ायदा होता है, क्या कौन से ज़्यादातर रीज़न होते हैं। तो पहला होता है सिक्योरिटी। खुद का अपना आईपी एड्रेस ओनिंग हम लगते हैं, कोई भी जियो जैसी कंपनी हो या एयरटेल जैसी कंपनी हो, तो हमें जो प्रोवाइड करता है ज़्यादा ऑप्शन हमें देते हैं। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। कहाँ से? तो हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS अटैक। ओके, ये एक अटैक है, इथिकल है, क्योंकि मैं समझा था CUC के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जो होती है DDoS अटैक में क्या होता है कि जो एक हैकर होता है उसे एक वेबसाइट को डैमेज करना है, क्रैश करवानी है। ओके, तो वो क्या करेगा, ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर, सभी कंप्यूटर्स के अंदर जो होते हैं वो वायरस स्टार्ट करना शुरू करेगा। उस वायरस से अंदर प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग के अंदर फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शन के अंदर DLL फाइल और होता है, और दूसरी होती है BAT बैच फाइल। ये दो एक्सटेंशन की फाइल होती है। इनके अंदर एक 5th लेवल की जो फंक्शंस होती है, इसके अंदर जो है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी एड्रेस या तो फिर उसका डोमेन नेम ऐड किया जाता है। जैसे ही वो वायरस शुरू करेगा, तो अगर इसने 600 कंप्यूटर को हैक किया, तो 600 कंप्यूटर जो है बिना वजह से सीधा जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि उस जो 600 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर, वहाँ के जितने भी यूज़र है या फिर यूज़ करने वाले लोग जो है वो रियल में एक्चुअली में वो उस वेबसाइट को विज़िट नहीं करें, लेकिन एक हैकर जो है वो उसी 600 कंप्यूटर को कंट्रोल करते हुए उस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक बढ़ाता है। ट्रैफिक इतना बढ़ता है कि वेबसाइट जो होती है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, क्योंकि जो है फेक ट्रैफिक होती है। फेक ट्रैफिक का मतलब होता है कि रियल ट्रैफिक नहीं, कोई रियल विजिट में नहीं करता है। ओके, तो इससे में जो होता है प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो सर्वर जो होता है वो रिप्लाई जो है दे नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है कंपनीज की मेन सर्वर्स के अंदर, तो वो जो है वो क्रैश करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और आपका सर्वर जो है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो फिर सर्वर क्रैश या
रिस्टार्ट हो जाएगा, या फिर बार बार जो है वो लोड लेना शुरू करेगा, बार बार वो रिस्टार्ट होता जाएगा। तो ऐसे में जो होता है वो पूरा नेटवर्क आपका डैमेज कर देगा। ऐसे में मैं बताया था CSU के डीडोस अटैक जो होती है आपकी कंपनी की मार्केट की वैल्यू को घटाने के लिए, आपकी कंपनी की वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ख़राब करने के लिए, फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने के लिए, या तो फिर आपकी कंपनी की जितने भी सर्विसेज है वो डाउन करने के लिए, आपका कोई भी डेटा हैक करने के लिए, ऐसे जो बहुत सारे अटैक्स है, डीडोस अटैक है, ट्रोजन वायरस अटैक है, फिर आपको बहुत सारे जो आपको अलग अलग और भी सिस्टम्स के अंदर आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई आईपी एड्रेस हम लेते हैं तो उस आईपी एड्रेस की पर्टिकुलर हमारी खुद अपनी आईपी एड्रेस होगी। सर्वर का अगर आईपी एड्रेस नहीं चेंज होता है, ओके, पब्लिक आईपी रखेंगे तो सर्वर जो है बार बार अपना आईपी एड्रेस चेंज होता जाएगा, तो यहाँ पर भी चेंजेस होने 100% होने लगेगी। ऐसा ना हो, इसी वजह से जो है हमारा सर्वर जो होता है कनेक्शन, उसकी रिक्वेस्ट वगैरह, कनेक्टिविटी वगैरह, सब लोग जो अपना रिक्वेस्ट डेटा भेजते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, फाइल करते हैं, वो कैसे होता है? क्योंकि इसका जो आईपी एड्रेस फिक्स है। फिक्स होने के कारण जो है सभी कंप्यूटर्स के अंदर जो है बार बार जो है वो रिक्वेस्ट जो होती है, वो पहली रिक्वेस्ट, कोई भी कंप्यूटर एक पहली बार जब कनेक्ट करते हो स्विच के अंदर, तो स्विच जो पहले परफॉर्म करती है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, ओके। तो स्विच को आईपी एड्रेस नहीं मिलता। पहले बार अगर देखोगे मैंने पिछली वीडियोस में और नेटवर्क में तो खास तरीके से डिटेल में समझाया है। यहाँ पर अपीपा नाम का प्रोटोकॉल जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और सभी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट दे दिया जाता है। लेकिन सर्वर पहले से स्विच के अंदर कनेक्ट है, तो जो है स्विच जो क्या करेगी, सभी का मैक एड्रेस लेगी और अपने अंदर मैक टेबल बना देती है। ये स्विच का काम है। लेकिन अब मैक टेबल भी है, आईपी एड्रेस भी दिया है, लेकिन सर्वर का खुद का आईपी एड्रेस अब चेंज हो गया, क्योंकि आपने इंटरनेट तो लिया है लेकिन वो पब्लिक इंटरनेट है और वो फिर आपका आईपी एड्रेस कुछ और नया निकल कर आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर से आपका कंप्यूटर पहला काम क्या करेगा, आईपी एड्रेस को ढूंढना, सर्वर के आईपी एड्रेस को ढूंढना, सर्वर की रिक्वेस्ट को ढूंढना, क्योंकि आपने सभी को डोमेन में ले लिया है, ओके। तो डोमेन जो होता है, डोमेन में लेने के कारण अब ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है। इन सभी कंप्यूटर को डेटा का कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, यही सर्वर ही कर रहा है। डेटा भेजने को, शेयर करने का, काम करने का और सभी को पहुंचाने का, ट्रांसमिशन करने का काम स्विच कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि ऐसी आईपी एड्रेस जो बार बार चेंज होती है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पहले कोई भी कनेक्टिविटी जो है वो स्विच के अंदर आईपी एड्रेस को ढूंढते रहेगी, वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा और ना ही आपकी ये सर्वर्स के अंदर नेटवर्क अच्छा चल पाएगा। दूसरा होता है कंट्रोल। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारा आईपी एड्रेस हम ओनर बनते हैं तो आपको जो है ज़्यादा कंट्रोल मिलता है ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। जैसे कि अमेज़न हो गया, गूगल हो गई, जीमेल हो गया, याहू हो गया। ऐसी कंपनीज जो होती है वो क्या करती है कि अपने सिस्टम्स के अंदर जितने भी सिस्टम्स होती है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि मेरे 8 सर्वर कंपनी के अंदर है, ओके, जिनमें पहला सर्वर है प्राइमरी सर्वर, दूसरा सर्वर है सेकेंडरी सर्वर, तीसरा सर्वर है RODC सर्वर। ये 3 सर्वर सभी के अंदर होते हैं। चौथा सर्वर जो है एप्लीकेशन सर्वर है। पांचवा सर्वर है हमारा ऐसा समझ लो कि हमारा यूकेएस की बैकअप सर्वर है। छठा सर्वर हमारा वेब सर्वर है। सातवां सर्वर हमारा NAS सर्वर, NAS सर्वर है। और 8वां सर्वर है हमारा प्रिंटिंग और विन सर्वर और DNS का जो भी हमारा होता है। ये 8 सर्वर्स के अंदर हमें कंट्रोल चाहिए, परफेक्ट कंट्रोल। तो अगर हम ये सर्वर्स की आईपी एड्रेस अगर एक भी चेंज होती है तो वो उस पोजीशन से खिसक जाएगा, मतलब उस लेवल से हट जाएगा। तो ऐसे में जो भी सर्विसेज वो सर्वर दे रहा था, जैसे कि वेबसाइट की हम बात करते हैं, तो वो जो ऑफलाइन हो जाएगी, ना ही आपको वो ढूंढनी मिलेगी, क्योंकि वो राउटर जो होता है वो उस आईपी एड्रेस के साथ वो आपके पास लेकर आए रिक्वेस्ट, लेकिन वो आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट के हिसाब से है ही नहीं। तो यहाँ से जो TCP/IP ऐसा समझता है कि ये आईपी एड्रेस
कोई हमारा रिप्लाई नहीं, तो वो रिप्लाई एरर भेजेगा। फिर राउटर समझ जाएगा कि इसने एरर दी है, तो फिर वो आगे जाके फिर आपके कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, चाहे दूसरे दुनिया के कोने में हो, चाहे इंटरनेट यूज़ करते हो, चाहे ये डायरेक्टली इनके साथ कनेक्ट हो, वो जो है एरर मिलेगी कि वेब पेज नॉट फाउंड 404 ऐसा एरर आ जाता है। तो ऐसे में जो है यही चीज़ होती है कि कंट्रोल आपको परफेक्ट चाहिए होता है। ओके, तो अगर अमेज़न कंपनी की हम बात करें, गूगल जैसी कंपनीज की बात करें, फेसबुक जैसी कंपनी की बात करें, वहाँ जो यूएसए के अंदर और सिंगापुर के अंदर और भी बहुत सारे जो आप देखोगे कि इंडोनेशिया जैसे सिस्टम्स की कंट्रीज़ के अंदर उनकी खुद की जो कंपनीज जो होती है जहाँ इंटरनेट देती है, वहाँ पर आईपी एड्रेसेस की रेंज को देखा जाता है, कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वो भी देखेंगे, डिवाइस कितने होंगे उसकी आईपी एड्रेस देखा जाता है। ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर ही नहीं, तो पहले तो देखा जाता है सर्वर्स, स्विच और राउटर और हार्डवेयर फायरवॉल, इन चारों को आईपी एड्रेस की पहले जो है कंप्लीट किया जाता है। फिर बाद में जो है कंप्यूटर को भी उसके अंदर ऐड किया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, छोटी बैंक है आपकी, तो छोटी बैंक के अंदर 30 कंप्यूटर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो पब्लिक बढ़ती है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो और आगे बढ़ेगी आपकी आईपी एड्रेस, और आगे आपकी मशीन बढ़ेंगे, और आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और आपकी यूके की कंप्यूटर्स बढ़ेगी, और भी आपके जो आईपी के साथ साथ और भी डिवाइसेस और लेवल्स बढ़ेंगी। तो ऐसे में जो होता है आपको इंक्लूड करना होता है वो सेटिंग्स। ओके, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। तो इंक्लूडिंग हो हम एक्सेस करते हैं और मैनेज करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। तो मैनेज करना है हमें ऑनलाइन सर्विस को, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर ऐसा समझ लो कि ये जो कंप्यूटर PC5 और CPC3 है, ओके, मैंने DHCP सर्वर बनाया है। DHCP सर्वर मैंने आपको समझाया था, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और DHCP सर्वर क्या होता है, DHCP टेक्नोलॉजी क्या होती है वो जाकर देख लीजिए। DHCP प्रोटोकॉल ही पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन DHCP सर्वर हम आगे जाके प्रैक्टिकल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे हमें करना होता है, DHCP सर्वर कैसे बनाना होता है, ये भी हम देखेंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं, वो जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स के साथ हमारा सर्वर्स वगैरह जो होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा ये सर्वर है। ओके, अब यहाँ पर आईपी एड्रेस है, यहाँ पर आईपी एड्रेस अभी के अंदर फिक्स है। अगर इसके अंदर से मुझे इसको यहाँ से कंट्रोल करना है, इसको रिमोटली एक्सेस करना है, ये 2nd फ्लोर पर है, ये 4th फ्लोर पर है, तो यहाँ से मुझे 4th फ्लोर पर बिना वहाँ पर जाए मैं यहाँ से इसको डेटा भेज सकता हूँ, शेयर करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से उसके मेन डेस्कटॉप के सिस्टम्स को, उसके एक्सेस को देखना है, उसके एक्सेस को देखना पर उसके डेस्कटॉप को देखना है, रिमोटली यूज़ करना है, तो मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ, वो कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। तो रिमोट एक्सेस या रिमोट कंट्रोलिंग या SSH करके भी हम जो है वो ले सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का हम कोई भी परचेस करते हैं आईपी एड्रेस, तो हम फाइनली हम एक रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस जो है वो एक तरह की आपके यहाँ एक रिवॉर्ड होता है। जैसे कि मैंने कहा कि गूगल का डिफ़ॉल्ट DNS आईपी एड्रेस जो है 8.8.8.8 है। ओके, ये आप देख सकते हो, ये DNS गूगल का आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है। ओके, तो ये देख सकते हो, और यू कैन सेल अनयूज आईपी एड्रेस फॉर प्रॉफिट और लीज और जनरेट इनकम। ओके, तो ऐसे आईपी एड्रेस जैसे कि मेरे 5 कंप्यूटर और 6 कंप्यूटर हैं, बाकी के 12 आईपी एड्रेस जो है, 12 आईपी एड्रेस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको बेच सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। ओके, तो वो जो होता है वो लिस्ट लाइन जहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं, हम जहाँ से हम लेते हैं, जियो जैसी कंपनी है, एयरटेल जैसी कंपनी है, हम उसको बेच सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं कि हमें जो है ये आईपी एड्रेस नहीं चाहिए। ओके, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ऐसा आज के टाइम के अंदर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि पहले से जियो जैसी कंपनी अपने खुद के नेटवर्क के सर्वर्स के अंदर, अपने खुद के राउटर के सर्वर्स के अंदर ऐसे आईपी एड्रेस की रेंज को सेटअप करते हैं कि आप एक ही आईपी एड्रेस के अंदर जो कुछ ऐसे आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स कर सकते हो, मतलब कि ऐड कर सकते हैं। ओके,
अब स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर यहाँ से आईपी एड्रेस का बदल गया, चेंज हो गया, मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हुए सर्वर को रखा हुआ है, तो अब जो है जैसे चेंज हो गया तो वो जो है वो हमारा कंप्यूटर ये समझेगा कि ये आईपी एड्रेस नया कैसे आया, नया कैसे सर्वर से आया, भले डोमेन है नेम है, तो वो जो है ढूंढना शुरू करेगा इसको। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। दूसरी प्रॉब्लम वहाँ से होगी जहाँ से आपकी जो लोग आईपी एड्रेस आपके राउटर के पास आते हैं वो, तो ये जिस चीज़ होती है वो आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसकी सॉल्यूशन भी आप पब्लिकली भी आप सर्वर चला सकते हो, ओके, उसकी भी एक दो जो है ऐसी फंक्शनलिटी है जिसको हम हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर मैं समझाऊंगा, ओके। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में ज़्यादातर पीएफ सेल्स के अंदर आप पब्लिकली भी चला सकते हो, वो भी फिक्स आईपी एड्रेस हो या ना हो, फिर भी वो रिप्लाई देता है। लेकिन वो कैसे देगा, कब देगा, वो किस तरह से हमें यूज़ करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी तो समझो कि स्टेबिलिटी हम समझते हैं। तो जब हम बाय करते हैं कोई आईपी एड्रेस तो हमें जो प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी ओवर पब्लिक नेटवर्क के, तो हम अपनी सिस्टम्स को जो है हम बढ़ा सकते हैं, हम उसको स्टेबिलिटी हम बढ़ाते हैं पब्लिक नेटवर्क के अंदर। उसके लिए जो है हम राउटर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। राउटर के बाद हम फायरवॉल ऐड करके डीएससीपी के अंदर हम डाल सकते हैं, ओके। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आईपी एड्रेस जो होती है वो एक्चुअली में यूँ कहे कि डीएससीपी या डीएससीपी स्टेबिलिटी या फिर डीएससीपी नेटवर्क लेवल्स या फिर डीएससीपी का एक हम अथॉरिटी लेवल्स जो देख सकते हैं, तो ये चीज़ हमें आपको मिल जाती है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि अपना कंप्यूटर का हो गया, हमारा नेटवर्क हो गया, हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गया, नेटवर्क की लेवल्स की हो गई। तो ये जो होती है स्टेबिलिटी हमारे जो यूँ कहे कि हमारी आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करनी है, बढ़ानी है, स्टेबल पब्लिक नेटवर्क को हम बढ़ानी है, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है वो राउटर के अंदर भी मिलती है। अब परफॉर्मेंस नेटवर्क ट्रैफिक की बात करते हैं, परफॉर्मेंस में क्यों, तो जब हम आईपी एड्रेस लेते हैं तो वो जो इंक्रीज परफॉर्म करता है ओवर प्राइवेट नेटवर्क, ओके, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो प्राइवेट नेटवर्क में हमारा जो होता है वो एम्प्लॉय कनेक्ट है, सीईओ कनेक्ट है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन ऑफ डिपार्टमेंट, सभी लोग जो है वो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो कि जैसे कि डीएससीपी की रेंज के हिसाब से मैं आपको डीएससीपी कुछ फंक्शनलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा कि डीएनएस काफ़ी अच्छा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। डीएनएस के हम जब जोन क्रिएट करते हैं, फॉरवर्ड जोन, हम बैकवर्ड जोन बताऊँगा आगे जाके जोन्स कौन कौन से जोन्स होते हैं। फिर हम रिकॉर्ड नेम रख सकते हैं यहाँ पर, इसकी परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। आईपी एड्रेस अगर चेंज हुआ सर्वर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके, तो परफॉर्मेंस होता है। अब पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, तो वो जो है इंटरनेट का यूज़ करते हुए आपके सिस्टम्स के पास आती है, उसे कहते हैं पब्लिक नेटवर्क, ओके। अब हम नेक्स्ट 6 नंबर पर जाते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक। अब हम जब आईपी एड्रेस लेते हैं तो वो ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं आपके ट्रैफिक के अंदर, ओके। अब ये कैसे होता है, पर्टिकुलर सर समझ लो कि यहाँ पर राउटर रखा हुआ है, ओके। अब राउटर रखा हुआ है और यहाँ पर बीच में फायरवॉल रखा हुआ है और फिर यहाँ से वो कनेक्शन सीधा स्विच के अंदर आया। मैं चाहता हूँ कि इस फायरवॉल का यूज़ करते हुए मुझे जो है ट्रैफिक जो है 3 Mbps से ज़्यादा वो ट्रैफिक नहीं आना चाहिए मेरे सिस्टम्स के अंदर, ओके। 3 Mbps से जो रिप्लाई मिल जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो होता है, हमारा लेवल जो होता है, ओके, वो हमारा ट्रैफिक जो होता है, नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है, वो कंट्रोल ओवर लेवल सिस्टम पर काम करता है, ओके। दूसरा होता है 10 Mbps रखूँगा तो 10 Mbps भी रख सकते हैं। ऊपर से ये आप ट्रैफिक ऐसा रख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये फाइल जो है शेयर कर रहा है यहाँ पर, ओके, ये रेड डॉट दिख रहा है, ये फाइल इसको शेयर कर रहा है, सर्वर इसको कर रहा है, सर्वर सभी को कर रहा है, ये क्या। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई भी डेटा जाएगा, कोई भी डेटा सेंड करेगा 5 MB से कोई भी ज़्यादा, जैसे वो ट्रांसफ़र करेगा 5 MB से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सर्वर मना कर देगा। जो भी आपको फाइल बनानी है 3 MB या 4 MB तक, ज़्यादा नहीं, ओके, ज़्यादा से नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रैफिक जो होता है वो हमारा बढ़ता नहीं है क्योंकि हमने उसको कंट्रोल रखा है। फिर अगर हम इसको कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कोई 10 MB की फाइल रखेगा, कोई 15 MB की, कोई
1 GB की डेटा ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे में क्या होता है कि आपका लोड जो है स्विच पर बढ़ेगा। स्विच पर लोड बढ़ने के कारण सर्वर के ऊपर जितने भी और लोग जो है रिप्लाई या फिर कोई काम कर रहा है, उनके ऊपर जो है वो सेटिंग्स जो है या फिर यूँ कहे कि लेवल्स जो होते हैं वो नहीं यूज़ पाएगा, मतलब कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इस तरह से हम देख सकते हो यहाँ पर। अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे सर्वर्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर सर्वर आपके पास या फिर कोई सिस्टम से या कोई लेवल से, तो अगर यहाँ पर जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ओके, ये एक डिवाइसेस का लेवल्स है, ये अलग डिवाइसेस है, यहाँ पर भी अलग डिवाइसेस है, और यहाँ पर भी कुछ सर्वर्स वगैरह और कुछ सिस्टम्स वगैरह जो है आपको मिलता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये राउटर है। ओके, और यहाँ पे नेटगेट मॉडेम या फिर सिस्टम्स वगैरह जो कंपनी ने दिया है, ऐसा मान के चलते हैं कि जियो जैसी कंपनी है और हमारा राउटर है। ओके, हमने लिया राउटर, उस राउटर में से हमने 3 कनेक्शन ले लिए, और ये 3 कनेक्शन के अंदर पहले में स्विच, ये मैनेजेबल स्विच नहीं है, ध्यान में रखना। तो मैनेजेबल स्विच ना होने के कारण इसके अंदर हम कोई भी कंट्रोल नहीं रख सकते, कोई भी हम सिस्टम्स नहीं बना सकते, वो अपने हिसाब से काम करेगी। ओके, दूसरा इस स्विच के साथ एक और स्विच कनेक्ट की है, और दूसरी नेट गियर की 5 पोर्ट वाली भी स्विच कनेक्ट की गई है। तो अब यहाँ पर देख सकती हो कि ये इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर ना कोई सर्वर सिस्टम्स रखी हुई है, ना ही कोई और कंट्रोल सिस्टम रखी हुई है। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से खुद सबको जो है अपनी खुद ही सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ओके, ये सभी क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं। यहाँ से अगर मुझे कोई और एक सिस्टम पड़ा तो यहाँ से एक और कनेक्शन लूँगा, वायर कनेक्ट डालूँगा, और यहाँ से मैं जो है एक और जो है मैं स्विच को बढ़ाऊँगा, इस तरह से। तो ये जो चीज़ें जो होती है वो आपकी कनेक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे ही किसी ने अटैक किया राउटर को, या फिर कोई भी राउटर हो गया, राउटर का पूरा सिस्टम जो है हैक कर लिया, तो वो सीधा आपके सिस्टम के अंदर आ चुका है। ऊपर से मैनेजेबल स्विच नहीं है, ना ही सिक्योरिटी दी हुई है, और ये 24 पोर्ट की स्विच है, तो वो सभी सिस्टम्स के अंदर आना स्टार्ट कर देगा। ओके, और जितने भी हो सके उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और इसका मिस यूज़ कर सकता है। तो ऐसे में सर्वर ना होने के कारण ये सभी जो है अपने अपने हिसाब से इंटरनेट चलाना शुरू करेंगे। लोड ज़्यादातर आपकी स्विच के ऊपर आएगा, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जो निकल कर आ रहा है वो स्विच से आ रहा है, और ज़्यादा और लोड पड़ेगा आपके राउटर के ऊपर। तो किसी का जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था किसी कंप्यूटर के अंदर वाईफाई से, किसी का अच्छी तरह से वेब क्लाइंट या वेब सिस्टम या चल रहा था, मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, वो ना के बराबर चलना शुरू चलेगा, लेकिन कनेक्टिविटी या पोर नेटवर्क या पोर कनेक्शन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो जब हम आईपी एड्रेस हम लेते हैं तो वो क्या हमारा कंसिडर हमें करनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हम आपको चाहिए आंसर चाहिए तो आप कमेंट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आपका कमेंट करिए। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। तो थैंक यू। तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,
तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।